शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा जी। जी नमस्कार। तो आज की हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जो खबर है, जिस तरह से दिन के समय में आपने अलग अलग माध्यमों से देखा भी होगा कि पंजाब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो वहां पर उनके काफिले को रोका गया और सीधा सवाल उनकी सुरक्षा में जो चूक है उसको लेकर वहां पर किया गया है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनकी तरफ से एक जो बयानबाजी इस चीज को लेकर कही गई है कि जो पंजाब सरकार है उन्हें बिल्कुल भी सत्ता में रहने का कोई भी जो अधिकार है वो नहीं है। जी हाँ। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री का जो आज पंजाब का जो दौरा था, उस दौरान जो एक बड़ी जो है एक सुरक्षा में जो चूक हुई है और इसके चलते जो है प्रधानमंत्री को वापस जो है दिल्ली लौटना पड़ा और इस पर जो है प्रदेश भाजपा और हिमाचल प्रदेश भाजपा के जो बड़े नेता है उन्होंने जो है तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है खुद जो है मीडिया को उन्होंने संदेश जारी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को जो है सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसको जो है इस बारे में जो है रिपोर्ट जो है तलब करनी चाहिए और इसके बारे में जो है आगामी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जो है शिमला से जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बयान भी सामने आया। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप और भाजपा के जो तीनों जो महामंत्री है और मुख्य प्रवक्ता है उनकी तरफ से भी जो एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें जो है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में जो है जो चूक हुई है उसको लेकर जो है तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है और पंजाब सरकार की जो है इसमें जो है भाजपा ने निंदा की है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विशेष तौर पर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो है इस मामले का जो है संज्ञान लेने का जो है आग्रह किया है और जो है तीखी जो आप ये कह लीजिएगा कि उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है चूक जो है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं होनी चाहिए थी, जब वो जो है देश के लिए 42 माफ़ कीजिएगा पंजाब के लिए जो 42,000 करोड़ के आसपास जो है परियोजनाएं जो है समर्पित करने जा रहे थे। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जो है यहाँ पे कैबिनेट बैठक चल रही थी, बीच में जो थोड़ा ब्रेक हुआ उस दौरान मुख्यमंत्री भी जो है इस आयोजन से जुड़ने वाले थे और थोड़ी देर के लिए जो वो जुड़े भी है इस आयोजन में, लेकिन बीच में जब पता चला कि कार्यक्रम में जो है व्यवधान पड़ा है तो उसके चलते जो है मुख्यमंत्री जो है बाद में फिर मंत्रिमंडल की बैठक में भी आए और इसके बाद जो है उन्होंने ये जो है बयान दिया है। जी, और मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि शायद 7 साल में पहली बार या इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब जो प्रधानमंत्री है उनकी सुरक्षा में इस तरह की जो चूक है वो हुई है, तो इसमें जो कड़ी कार्रवाई करने की जो मांग है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए, आज तो हम आपको बताना चाहेंगे आज से ही जो हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू है वो लागू किया जा चुका है। तो कैबिनेट की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन है आज वो ये लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू जारी होगा। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये जो कर्फ्यू है वो रहेगा। इसमें जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी भी तरह की जो वाहन है, कोई भी गतिविधियां हैं वो कुछ भी नहीं चलेगी। यहाँ तक कि हिमाचल के अंदर जो दूसरे राज्यों से वाहन आते हैं उन्हें भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ ऐसे वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी जो जरूरी जो वस्तुओं का सामान है वही लेकर, जिसकी सप्लाई लेकर वो हिमाचल की तरफ आएंगे और यहाँ से वही जो वाहन है जो जरूरी वस्तु को लेकर यहाँ से जाएंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये जो अनुमति है जारी की गई है। नाइट कर्फ्यू कब तक रहेगा इस बारे में फिलहाल कोई जो जानकारी है वो नहीं दी गई है। आगामी जो आदेश आने तक ये जो नाइट कर्फ्यू है इसी तरह से लागू रहेगा हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो और चीजें यहाँ पर है बंदिशों को लेकर अगर हम बात करें तो 50% यहाँ पर कर दी गई है जो क्षमता, कोई किसी भी तरह के जो आयोजन अब होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे या शादी विवाह के इस तरह के जो कार्यक्रम होंगे और इंडोर जो एक्टिविटीज होगी उसमें से 50% क्षमता के साथ ही उसे करवाने का जो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रावधान है और जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम आपको जानकारी दें कि जो दुकानें हैं, बाजारों की अगर हम बात करें, रेस्टोरेंट्स हैं, जो ढाबा है, उनको लेकर क्या जो निर्देश जारी किए गए हैं यहाँ पर इस कैबिनेट में, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बाजार है सामान्य रूप से जो टाइमिंग है बाजारों की वो सामान्य ही रहेगी, उसमें किसी तरह के जो चेंजेस है वो नहीं किए गए हैं।
लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है और नो मास्क नो सर्विस को लागू किए जाने की बात यहाँ पर की गई है। किसी भी जगह पर या फिर कोई भी जो रेस्टोरेंट या ढाबा है या फिर कोई होटल है, वहां पर अगर मास्क पहने बिना कोई भी पर्सन आता है तो उन्हें सर्विस नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड जो नियम है, उनका पालन करना जरूरी होगा। ये जो नाइट कर्फ्यू को लेकर और जो अन्य जो निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं, ओमिक्रॉन का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है और जैसे हमने आपको बताया भी कोविड के जो मामले हैं लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जैसे हम आपको बताएं, परसों 165 के करीब केसेस थे, पिछले कल 260 और आज की अगर हम आपको जानकारी दें तो हिमाचल प्रदेश में 374 जो नए केसेस है, 300 से भी ज्यादा जो केसेस है वो यहाँ पर सामने आए हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे और क्या जो यहाँ पर कार्रवाई की गई है, क्या क्या जो निर्देश है प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो जरूरी वस्तुओं वाले वाहन है सिर्फ उन्हें चलने की अनुमति होगी। इसके अलावा 50% की क्षमता से जो सभी समारोह है वो आयोजित हो पाएंगे और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर लंगर आयोजित नहीं किए जाएंगे, उस पर पूर्णतः जो प्रतिबंधता है वो की जाएगी। और इसके अलावा स्कूलों को बंद करने को लेकर फिलहाल कोई जो निर्णय है यहाँ पर नहीं लिया गया है, उसको लेकर आगामी समय में, क्योंकि अभी फिलहाल छुट्टियां चल रही है स्कूल्स में, विंटर वेकेशन की अगर हम बात करें वो अभी फरवरी तक चलेगा। समर वेकेशन वाले जो स्कूल है उसमें 8 तारीख तक जो छुट्टियां हैं वो फिलहाल चल रही है। तो आगामी समय में स्कूलों को चलाना है, बंद करना है, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, इसको लेकर भी जो फैसला है वो लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं और अंतरराज्यीय जो बसें हैं, जो इंटरस्टेट बसेस है वो चलती रहेंगी। राज्य के अंदर जो हम कह सकते हैं बस सेवा, उसमें किसी तरह का जो चेंज है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राज्य से बाहर से जो बस जाती है, आने जाने की जो सेवा है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में पूरी तरह से यहाँ पर बंद रहेगी। अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है या फिर आप इससे संबंधित कोई और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या जो निर्देश है जारी किए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल है वो हमसे बाजारों को लेकर पूछा गया था कि क्या बाजारों की जो टाइमिंग्स है, दुकानें खुलने का जो समय है, क्या फिर से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो फिलहाल इस तरह की कोई जो टाइमिंग के निर्देश सामने नहीं आए हैं बाजारों को खुलने और बंद करने को लेकर, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करने को लेकर जो निर्देश है वो जरूर जारी किए गए हैं। और अगर कोई भी जो व्यक्ति है इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो कोविड के बारे में हम आपको बता ही रहे जानकारी, तो आपको कोविड की अपडेट भी हम बता देते हैं। तो लगातार जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में वो बढ़ रहा है। आज जैसे मैंने आपको बताया 374 जो नए मामले हैं सामने आए हैं कोविड के, एक व्यक्ति की मौत हो गई है हिमाचल प्रदेश से। तो आपको हम बता दें कि ऊना से ये 60 वर्षीय व्यक्ति हैं जिसकी मौत हुई है कोरोना के चलते। और ये जो 374 मामले हैं ये कहाँ से सबसे ज्यादा आए हैं ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे ज्यादा जो मामले हैं आज भी कांगड़ा में 136 जो हम कह सकते हैं न्यू केसेस वो कांगड़ा में सामने। पिछले कल भी सबसे ज्यादा कांगड़ा में ही 104 मामले सामने आए थे और आज 136 नए मामले सामने आए हैं कांगड़ा में। इसके अलावा बिलासपुर में 13 मामले सामने आए हैं, चंबा में 7 है, हमीरपुर में 52 है, किन्नौर में एक और नया मामला सामने आया है, कुल्लू में 19 है, लाहौल स्पीति में 1 है, मंडी में 19 है, शिमला में 41 केसेस सामने आए हैं, सिरमौर में 27 है, सोलन में 48, ऊना में 10 और कुल 374 मामले सामने आए हैं। और जो हम कह सकते हैं जो रिकवरी रेट है हिमाचल प्रदेश में कोरोना से वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 15 लोग ही कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है 3863 पहुंच गया है। शिमला से जो हमने आपको जानकारी दी, ये जो मामले सामने आए हैं तो कहाँ से शिमला से ये कोविड के केसेस दर्ज किए गए हैं तो आपको हम बता दें, मिलिट्री हॉस्पिटल से 7 मामले आए हैं, खनेरी से 1, नेरवा से 2, मशूबरा से 3, रामपुर से 4, मतियाना से 1, रोहड़ू से 2, लक्कड़ बाजार से 1, कुफ्टाधार से 1, संजौली से 4, अनाडेल से 2, विकासनगर से 1, पंथाघाटी से 1, खलीनी से 1, समर हिल से 3, कुसुम्पटी से 1, चौड़ा मैदान से 1, भराड़ी से 1, टूटू से 1, आईजीएमसी से 3, जो रिपन हॉस्पिटल है वहां से भी 1 मामला सामने आया है और मंडी से जो एक व्यक्ति यहाँ पहुंचा था वो भी कोविड पॉजिटिव निकला है। तो कुल 43 जो शिमला का बुलेटिन हमारे पास यहाँ पर पहुंचा है तो शिमला में 43 केसेस नए सामने आए। तो हम कह सकते हैं कि अब सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि
कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कर्फ्यू भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं काफी चिंताजनक ये विषय बन चुका है। और ओमिक्रॉन का जो खतरा है उसको देखते हुए भी जो नाइट कर्फ्यू है ये लगाया गया है। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, ये जो रिस्ट्रिक्शन जारी की गई, किसी तरह का कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में अगर है या कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। और सर, लगातार ये जो मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं कोरोना के, क्या आपको लगता है कि सडनली ये जो राइज हुआ है इन आंकड़ों में, क्या हिमाचल प्रदेश में जो आवाजाही बिना रोक टोक की अब पहले की तरह रिस्ट्रिक्शन रही है, क्या ये इसका एक कारण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है जैसे कि नववर्ष पे जो है आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो सैरगाहें हैं, जो जिसमें शिमला है, मनाली है, और जो हमारे जो कांगड़ा जिला में जो प्रमुख शक्तिपीठ है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो है बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और विदेशों से भी जो है यहाँ पर जो है सैलानी आते हैं बर्फबारी को देखने के लिए। शिमला और जो दूसरे जो पर्यटक स्थल है यहाँ पर आते हैं। और इस दौरान जो एक कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका जो है आपने पीछे भी जिक्र किया कि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शिमला में आने वाले सैलानी या जो दूसरे लोग हैं पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते आपको दिखाई नहीं देंगे। कोई ढंग से मास्क नहीं पहन रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग तो एक तरह से बिल्कुल है ही नहीं है। और ऐसे में जो है एक जो मुख्य कारण यही है कि जो संक्रमण है, जो एक कोविड प्रोटोकॉल का जो तय कर किया गया है उसका जब पालन नहीं हो रहा है, उसी के एक जो बड़ा कारण है जो है जिससे जो है कोरोना संक्रमण फैल रहा है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो राजनीतिक जो रैलियां हैं या जो राजनीतिक आयोजन है उसमें भी किसी तरह की जो है बंदिशें पहले नहीं थी। अब तो हालांकि जो सरकार की तरफ से जो आज जो निर्देश जारी हुए सबको लेकर जो बंदिशें लगाई गई है, लेकिन जो एक बीच में जो एक कोविड प्रोटोकॉल जो है, चाहे आप सरकार स्तर पर देख लीजिएगा जो आयोजन हो रहे हैं या जो दूसरे जो आयोजन है उसमें जो है कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। और यही एक जो बड़ा कारण है वो जो है वो यहाँ पे जो है संक्रमण का बना है। और जो तीसरी लहर जिसका जो जिक्र जो है बार बार जो है किया जा रहा है WHO या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जैसे कि देश में जो है मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसी के चलते जो है आवाजाही जैसे प्रदेश में बेरोक टोक अब तक हो रही थी, हिमाचल में भी जो है उसका जो है संक्रमण जो है धीरे धीरे जो है फैलता नजर आ रहा है। जी हाँ, और हम कह सकते हैं नाइट कर्फ्यू के अलावा और भी बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे अगर समय पर यहाँ पर लगा लिया जाएगा तो ये जो लगातार आंकड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है कोरोना के मामलों का, उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कमी जरूर आ सकती है। आप लोगों को क्या लगता है, अचानक ये कह सकते हैं पिछले 1-2 दिनों में ये जो बढ़ोतरी हुई है कोरोना के मामलों में, आप इनको लेकर क्या जो कारण है समझते हैं? अगली जो अपडेट है वो कैबिनेट से संबंधित है, क्योंकि कैबिनेट में आज सिर्फ कोरोना और ओमिक्रॉन ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कशन जो की गई है, चर्चा वहां पर की गई है। तो हम कह सकते हैं कि एक नौकरी का जो पिटारा है वो भी वहां पर आज प्रदेश सरकार की तरफ से खोल दिया गया है। कहाँ कहाँ पर जो जॉब्स है वो ओपन हुई है, उसके बारे में अपडेट आप तक पहुंचाना चाहेंगे? जी हाँ, जो मंत्रिमंडल बैठक में जो है कोविड को लेकर जो एक प्रस्तुति हुई और जो डिटेल में डिस्कशन हुई और जो बंदिशें लगाने का जो निर्णय लिए गया, उसके अलावा भी कई जो अहम निर्णय जो है आज लिए गए। और इसमें जो सबसे बड़ी जो राहत भरी खबर है वो शिक्षा विभाग में 1782 जो है जलवाहकों के लिए है, जो 11 साल से जो है अपनी जो सेवाएं दे रहे थे उनकी जो सेवाएं जो है 30 सितंबर 2021 से जो है वो जो है नियमित कर दी जाएगी। यानी लंबे समय से जो है ये मांग कर रहे थे और ऐसे अंशकालिक जो कर्मचारी थे उनकी जो अंशकालिक सेवाएं जो है 7 वर्ष और दैनिक वेतनभोगी के रूप में जो उनकी सेवाएं जो है 4 वर्ष होनी चाहिए। यानी इस तरह से जो 11 साल तक जो है अपनी जो सेवाएं दे चुका है शिक्षा विभाग में, उनकी सेवाएं जो है नियमित होगी। और कुल मिलाकर लगभग जो मंत्रिमंडल में जो है करीब 300 के आसपास जो है पदों को भरने का निर्णय लिया गया है और कुछ पद सृजित भी किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो वन विभाग है उसमें जो है 129 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी, विभिन्न अस्पतालों को स्तरोन्नत किया गया है, पशु औषधालय स्तरोन्नत हुए हैं, शिक्षा विभाग में जो है के अंदर जो आते हैं जो स्कूल है उनका दर्जा बढ़ा है और इनमें जो है दर्जा बढ़ाने के अलावा पदों का सृजन भी किया गया है। और यहाँ पर जो है विभिन्न विभागों में जो है लगभग जो है 300 के आसपास जो है पदों को जो भरने का निर्णय और जो पद जो है सृजित किए गए हैं। इसके अलावा जो है डैहर जो है नागरिक अस्पताल स्तरोन्नत हुआ है,
स्वास्थ्य केंद्र छाछ भी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, और जो मनाली का जो है अस्पताल है उसकी जो है क्षमता जो है अब 100 बिस्तर वाली कर दी गई है। और कुछ जो है विकास खंड भी जो है जो उसका दायरा बड़ा है, इसमें जो है मुख्य रूप से जो है मंडी जिला के जो है कुछ क्षेत्र आते हैं। और इसके अलावा जो आशर नाग मेला है, ये जो चंबा जिला के जो बनी खेत जो क्षेत्र है जिसमें डलहौजी भी आता है, उसका जो है जिला स्तरीय दर्जा देने का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बहुत से जो अहम निर्णय जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणाएं जो है की गई थी उन पे जो है अमल हुआ है, चाहे वो स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की बात हो, चिकित्सा संस्थानों का दर्जा बढ़ाने की बात हो, या जो है दूसरे जो है जो संस्थान है उनको जो है स्तरोन्नत करने की बात हो। इसी तरह जो है हमारा जो नया जो एक यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, शिमला में जो अस्पताल बनकर जो यहाँ पर तैयार हुआ है उसके लिए भी जो है चिकित्सकों के जो है पदों को जो है सुपर स्पेशलिटी जो है चिकित्सकों के पद जो है सृजित किए गए हैं। जी। तो हम कह सकते हैं कि कैबिनेट में जो आज डिसीजंस लिए गए नौकरियों को देने को लेकर, उससे हमने आपको वाकिफ करवाया। अगली जो अपडेट है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो चंडीगढ़ एमसी है उसके इलेक्शन हुए थे, वोटिंग वहां पर हुई थी, और अभी 8 तारीख को वहां पर जो महापौर है उनके लिए इलेक्शन होने हैं। और उसके अगर हम आपको जानकारी दें तो इस वक्त काफी ज्यादा चंडीगढ़ में जो माहौल है, काफी गहमा गहमी चल रही है कि किस पार्टी का जो पार्षद है, माफ कीजिएगा, किस पार्टी का जो मेयर है वहां पर बनने वाला है। तो इस बीच में अब चंडीगढ़ से कुछ जो पार्षद है वो शिमला यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके पीछे का क्या कारण है वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जी हाँ, भाजपा के जो नवनिर्वाचित पार्षद है वो इस समय जो है आज शिमला के जो है सर्किट हाउस में पहुंचे हैं। यानी भाजपा को लगता है कि कहीं उनके पार्षद जो है दूसरे खेमे में ना चले जाए, या खरीद फरोख्त ना हो उनकी, और किस तरह से जो है उन्हें जो है इस जो खरीद फरोख्त की प्रक्रिया या जो क्रॉस वोटिंग का एक जो डर होता है मेयर और डिप्टी मेयर के जो पद के लिए जो चुनाव होने हैं, उसके डर से जो है भाजपा जो है अपने पार्षदों को शिमला में लाई है। और सूचना ये भी है जो कांग्रेस के जो कुछ पार्षद है वो जो है उनको जो है उनका जो आला कमान है वो जयपुर लेकर गया है, लेकिन जो भाजपा के जो 12 जो नवनिर्वाचित पार्षद है वो शिमला पहुंचे। और सूचना ये भी है कि जो एक कांग्रेस के जो पार्षद है वो भी छिटक कर इस समय जो है भाजपा के खेमे में आए हैं। इस तरह से जो नगर निगम जो चंडीगढ़ है वहाँ पे जो है इस समय आपके जो पार्षद जो जीत कर आए हैं उनकी संख्या 14 है, और जो भाजपा के जो पार्षद है वो 12 है। अगर उनके साथ जो एक जो छिटक कर जो कांग्रेस के पार्षद आए हैं उनको जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 13 हो जाती है। इस तरह जो एक नगर निगम चंडीगढ़ में एक वोटिंग का जो प्रावधान रहता है, वहाँ के जो सांसद होते हैं उनको भी जो है इसमें वोटिंग राइट दिया गया है। तो इस समय जो वहाँ से पार्षद माफ कीजिएगा जो सांसद है वो भाजपा से है। तो इस तरह से जो बराबर का जो एक समीकरण कह लीजिएगा जो रहता है, एक गणित रहता है, 14-14 की वोटें जो है वो आप और भाजपा के पास है। तो ऐसे में भाजपा फिर से जो है नगर निगम चंडीगढ़ में अपनी वापसी करना चाहती है। नगर निगम में जो थोड़ा सा जो इस बार जो झटका जो आपने दिया है उससे बचने के लिए भाजपा अपने पार्षदों को शिमला लाई है, और एक जो एक रणनीति है वो जो है इस समय जो शिमला में भाजपा के पार्षदों के साथ जो है बन रही है कि कैसे जो है नगर निगम पे हमने काबिज होना है। जी जी, तो देखते हैं आगामी समय में जो दोनों पार्टियों की तरफ से जो रणनीति चलाई जा रही है, तो देखते हैं कौन सफल रहता है इसमें और कौन मेयर चुनकर आता है किस पार्टी का। उसको लेकर भी आप तक अपडेट हम जरूर पहुंचाएंगे। अगली जो खबर है वो बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के हर हिस्से में जो परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल रही है उसको लेकर है। बहुत जगह पे सड़कें बंद है, बिजली पानी सेवा पूरी तरह से बाधित है, काफी ज्यादा समस्याएं भी लोगों को दो चार उससे होना पड़ रहा है। और प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या समस्याओं का समाधान हो गया है या नहीं, ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, बर्फबारी से जो है प्रदेश के जो है जो जनजातीय क्षेत्र है, जो ऊपरी क्षेत्र है, और जो हमारा जो मनाली और लाहौल स्पीति का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सी परेशानी जो है इस समय आम आदमी के साथ साथ जो यहाँ पे जो सैलानी कोई घूमने आए हैं उनको जो है करनी पड़ रही है। और कुल मिलाकर जो है इस समय जो 4 जो है नेशनल हाईवे बंद है, और उसके अलावा जो 314 जो है विभिन्न स्थानों पर जो है सड़कें जो है इस समय बंद हुई है।
और चौपाल की बात की जाए तो वहाँ पे चौपाल के खिड़की से जो है 10 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है। वो जो है बर्फबारी से जो प्रभावित जो क्षेत्र है भारी बर्फबारी से, वहाँ जो है फंस गए थे। इसके अलावा जो है 400 के करीब जो है बस रूट जो है प्रभावित हुए हैं परिवहन निगम के। आपने पीछे भी देखा होगा, हमारे पेज पे भी देखा होगा कि बसें जो है फिसल गई थी और जो सड़क से बाहर भी जो है चली गई थी। लेकिन जो है इस स्थिति से जो बचने के लिए जो है ऐसे स्थानों पर जो है बस रूट जो है और जो दूसरी जो वाहनों की आवाजाही जो है प्रशासन की तरफ से बंद की गई है। और ऐसे में इसके अलावा जो है बिजली बोर्ड की जो बात की जाए, लगभग 320 के जो है इस समय जो विद्युत जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो प्रभावित है। और इससे जो है कई जो स्थानों पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पे जो है बिजली जो इस समय अवरुद्ध है। और जहाँ तक आप बात की जाए कि जो 305 जो है NH जो है जलोड़ी जोत जो है, यहाँ पर भी परेशानी आई है। रोहतांग पास के पास जो है परेशानी है। लोसर है, यहाँ पर जो दिक्कत है। रामपुर और जो नारकंडा में जो NH 705 है वहाँ पर जो है परेशानी है। ठियोग रोहड़ू खड़ा पत्थर इस समय जो है बंद है। शिमला रामपुर ठियोग रोहड़ू जो है NH जो है बंद है। हालांकि कुछ स्थानों पर जो ऐसी देखा गया है कि जोखिम में जो है लेकर जो है वाहनों की आवाजाही देखी गई है। लेकिन जो है इस तरह इस समय जो है प्रशासन की तरफ से इसे जो है एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। और लाहौल स्पीति जो है यहाँ पर जो है 86 सड़कें बंद हैं। इसी तरह जो अपना स्पीति डिवीज़न आता है वहाँ पर जो है 48 सड़कें बंद है। यानी जो लाहौल डिवीज़न है वहाँ पर 86 है और जो स्पीति डिवीज़न है वहाँ पर 48 सड़कें बंद है। चंबा के पांगी डिवीज़न में जो है 43 सड़कें बंद है। इसी तरह बंजार में 8 है, मंडी में 3 है, सराज में 23 है, शिमला के रोहड़ू क्षेत्र जो है बंद है। इसी तरह रामपुर में 2 बंद है और डोडरा डिवीज़न में जो है एक जो सड़क जो है वो बंद पड़ी है। और कुल मिलाकर जो है जहाँ तक जो ट्रांसफार्मर की जो बात की जाए, जो चंबा का जो पांगी क्षेत्र है वो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर जो है 62 के करीब जो है ट्रांसफार्मर जो है बंद है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में जो है विद्युत आपूर्ति जो है बाधित हुई है। और जो दूसरा है डलहौजी जो है वहाँ पे करीब 15 ट्रांसफार्मर अवरुद्ध है। इसी तरह जो कल्पा में 59 है और अपना जो है उदयपुर जो है डिवीज़न है वहाँ पर भी जो है कुछ जो है ट्रांसफार्मर जो है बंद है। इसी तरह बाली चौकी में 61 है, सराज में जो है 36 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। और जो पेयजल योजनाएं भी है वो भी जो है अवरुद्ध हुई है। इसमें चंबा में 17 पेयजल योजनाएं अवरुद्ध हुई है और जो 2 पेयजल योजना है वो उदयपुर डिवीज़न में बंद हुई है। इसके अलावा कई जगह जो है नदियाँ जो नाले हैं वो जम गए हैं और जो पानी की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है क्योंकि नालियाँ जम गई है बर्फबारी के कारण। और जो कोहरा जो है रात्रि के समय जो पड़ता है उसके कारण, और जो तापमान जो है शून्य से जिस समय जो नीचे चला गया है उसके जो इन बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में वहाँ पर जो है लोगों को जो है एक विद्युत आपूर्ति के साथ साथ जो है पानी की उपलब्धता से भी जो है थोड़ा 2-4 जो समस्याएं का जो सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन की तरफ से एक जो जैसे पिछली बार भी जैसे प्रयोग किया गया है कि कैल्शियम जो क्लोराइड है उसका जो है प्रयोग जो है किया गया है सड़कों पे, ताकि जो है बर्फ़ जो है पिघल पाए। और इससे जो है कुछ सड़कों को जो है खोलने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी जो है बहुत सी जो सड़कें हैं जहाँ पर बर्फबारी हुई है, फिसलन की स्थिति बनी हुई है। और हम जैसे कि बार बार आपको सूचना भी देते रहते हैं कि जो जिला प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको आप फॉलो कीजिए ताकि जो है परेशानी में जो है आप ना फंसे। और इसी के चलते जो है जहाँ पर पर्यटकों को जाने से मनाही की गई है उन क्षेत्रों में जो है सैलानी भी ना जाए और आम आदमी भी जो है इस दौरान ध्यान रखे। क्योंकि ऐसे में अगर आप बर्फबारी से प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर वाहन लेकर जाते हैं तो इसमें फिसलन के कारण जो है दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, और अभी आप कह ही रहे हैं सर कि जिस तरह से जी। निर्देश लगातार प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि लोगों की तरफ से बिल्कुल भी इस चीज़ों को वो पालन नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी कुफरी और चीनी बंगला की अगर हम बात करें
पुलिस प्रशासन की तरफ से करीब 400 जो वाहन है उन्हें वहां से निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इन 400 वाहन में से सबसे अधिकतम जो वाहन थे वो पर्यटकों के थे और कुछ स्थानीय लोगों के भी वाहन इसमें थे। तो हम कह सकते हैं कि बर्फबारी देखने की इच्छा में या फिर ऐसे खराब मौसम के बीच में जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं और जो कितनी फिसलन सड़कों पर है इसका अंदाजा उन्हें नहीं हो पाता, जिस वजह से ऐसी समस्याओं में वो फंस जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये लगातार बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन होने की वजह से इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती है। पिछले कल भी अगर हम बात करें तो 100 के करीब करीब जो पर्यटक है उन्हें रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वैसे ही आज शिमला की ये बात है, 400 जो वाहन है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। कुफरी और चीनी बंगला से निकालकर ढली की तरफ इन वाहनों को भेजा गया। और इसके अलावा जो मार्ग की अगर हम बात करें, 6 बजे के बाद जो कुफरी से फागू जाने वाली जो सड़क है वो पूरी तरह से बाधित हो गई थी और पुलिस ने लोगों को ये भी निर्देश दिए थे कि शिमला से ठियोग और ठियोग से शिमला आने के लिए वो वैकल्पिक मार्ग है बिखल्टी मशोबरा, इसका प्रयोग करें। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि लोगों की तरफ से इस तरह की चीजें वहां पर देखी गई, बिल्कुल अनदेखी की गई। यहाँ पर जो निर्देश जारी किए गए प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही नंबर जारी कर दिया गया है। अगर कोई पर्यटक या स्थानीय लोग किसी तरह की समस्याओं में अगर फंसते हैं तो उस पर कॉल कर वो अपने लिए मदद मंगवा सकते हैं। और अभी भी लगातार जो ऊपरी क्षेत्र है शिमला का, वहां पर ज्यादा फिसलन होने की वजह से सड़कों पर सावधानी बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। ना ही आप उस तरफ जाए तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप इन मार्गों का इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी समस्या में आप जरूर फंस सकते हैं, क्योंकि हैवी स्नोफॉल ऊपरी शिमला की तरफ यहाँ पर हो गया है। और ताकि जो लोग हैं वो बर्फबारी के बीच में फिर से ना फंसे, तो इन सब चीज़ों को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार जो अपडेट है वो भी अलग अलग माध्यमों की तरफ से यहाँ पर जो है लोगों तक अपडेट पहुंचाई जा रही है। स्पेशली फेसबुक पेज की अगर हम बात करें, फेसबुक पर भी जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से लगातार हर एक रूट्स को लेकर जो अपडेट है वहां पर उनकी तरफ से बताई जा रही, कौन से मार्ग खुले हैं, कौन से मार्ग बंद है, वैकल्पिक मार्ग अगर चुनना है तो कौन से मार्ग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। जरूरी अगर काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, मौसम जरूर देखिए। तो इस तरह की तमाम निर्देश जो जारी किए गए उनका जरूर पालन करें ताकि आप किसी तरह की मुसीबत में कल दिन ना पड़े। अगली जो अपडेट है ये एचआरटीसी प्रबंधन की अगर हम बात करें, जो पोल है एक बार फिर से यहाँ पर खुल गई है कि किस तरह की व्यवस्था उनकी तरफ से चालकों और परिचालकों के लिए की गई है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ऐसे में जो एचआरटीसी जो चला रहे हैं चालक और परिचालक, उन्हें अगर प्रॉपर जो सुविधा है वो नहीं मिल पाएगी तो ऐसे में उनके लिए भी काम करना मुश्किल हो पाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कल जो सिचुएशन बनी हुई थी बर्फबारी की वजह से बहुत सारे जो रूट्स है हिमाचल प्रदेश की, सभी रूट्स की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर बसेस नहीं चली, तो ऐसे में आधे रूट से ही जो एचआरटीसी की बसेस उन्हें वापस शिमला यहाँ पर पहुंचना पड़ा। तो शिमला में कल जो आईएसबीटी में तस्वीरें देखने को जो मिली, तो वीडियो भी काफी ज्यादा वो फेसबुक पर वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या ये पूरा मामला है उसको लेकर आप तक अपडेट पहुंचाना चाह रहे हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है एचआरटीसी जो प्रबंधन की तरफ से जो व्यवस्था अपने जो चालक परिचालकों के लिए की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है, और इसका जो खामियाजा जो है उनको जो है जो दिन रात जो है सेवाएं दे रहे हैं बसों में चालक और परिचालक, उनको जो है भुगतना पड़ा है। हुआ यूँ कि जो चालक और परिचालक जो है विभिन्न स्थानों से होकर जो है शिमला पहुँचे हैं, उनको जो है यहाँ पर जो है रात्रि के समय जो ठहरने के लिए जो व्यवस्था होती है वो नहीं उपलब्ध हो पाई, और इसके चलते जो है देर शाम जो यहाँ पर जो बसेस पहुँची है उनमें जो चालक जो परिचालक जो रेस्ट रूम होता है जहाँ बेड होते हैं, जो बिस्तर की जो व्यवस्था होती है वो उनको जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। यानी मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा जो डिपुओं के रूट से जो बसेज आई थी, और इसके अलावा जो दूसरे स्थानों से भी जो चालक परिचालक आए थे उनको जो है इस तरह की जो है परेशानी का जो सामना करना पड़ा। और कई जो चालक परिचालक है जो बाहर भी जो है उनको जो है इस तरह से जो है रात्रि के समय विश्राम करते हुए देखा गया। मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति अगर आप ये कह लीजिएगा कि जो एचआरटीसी जो प्रबंधन है एक जो आला, मतलब आप ये देख लीजिएगा कि उसमें जो प्रशासनिक अमला है एक बहुत लंबी फहरिस्त है, ऊपर से एमडी से लेकर जो आरएम तक जो एक डीएम या जो दूसरे जो अधिकारी है उनकी जो फौज है वो जो निचले स्तर पे जो काम करने वाले हैं, जो जिन्होंने रोज रूट पे चलना होता है, जो चालक परिचालकों की बात की जाए, उनको अगर इस तरह की जो परेशानी अगर का दिक्कत का अगर सामना करना पड़े, अगर रात को वो थक हार कर पहुंचते हैं, उनके लिए
बिस्तर उपलब्ध नहीं होता, तो ये निश्चित तौर पर जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको लेकर जो सोशल मीडिया में जो आपने कहा कि वीडियो भी वायरल हुआ है, वो निश्चित तौर पर जो है एक HRTC की प्रबंधन की जो है एक पोल खोल रहा है। और चालक परिचालकों ने भी जो है इसको लेकर जो है नाराज़गी जताई है। उनका कहना था कि जो है पहले भी जो है इस तरह की जो परेशानियां जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और कई बार चालक परिचालक जो दूर से आते हैं उनको एक खाना तक जो है नसीब नहीं हो पाता। मतलब एक हालात ये है कि अगर चालक परिचालक अगर आप दूर से आता है और ऊपर से अगर यहाँ का जो तापमान है रात्रि के समय कोई माइनस में रहता है, और उसमें ठंड से अगर ठिठुरन में आपको अगर कहीं बस स्टैंड के आसपास या बाहर आपको अगर रात बितानी पड़े, तो एक निश्चित तौर पर जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि हमने ये जो मामला जो है HRTC के जो DM है दलजीत सिंह जो है उनके ध्यान में भी लाया, तो उन्होंने जो है इस विषय को लेकर कहा है कि इस मामले को वो देखेंगे और इस बारे में जो भी जो है उचित व्यवस्था करने की होगी उसको जो है किया जाएगा। जी जी, मौसम से संबंधित अगर हम आपको बताएं, लगातार जो समस्याएं, चाहे HRTC डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो किस तरह की समस्याएं यहाँ पर चालक परिचालकों को हो रही है, और मौसम की वजह से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो अभी जो मौसम है, इसकी वजह से जो समस्याएं पैदा हो रही है, इतनी जल्दी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 6 और 7 तारीख को भी मौसम प्रदेश में खराब रहेगा। बहरहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो आइसोलेटेड प्लेसेस है वहां पर बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो जारी रहने वाला है। आज की भी अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, जो कुल्लू की बात की जाए, किन्नौर की बात की जाए, शिमला के ऊपरी क्षेत्र की बात की जाए, मंडी और चंबा की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां की बात की जाए, बर्फबारी काफी ज्यादा वहां हुई। बहरहाल सब लोग इंतजार कर रहे थे कि शिमला सिटी में कब बर्फबारी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जो टेम्परेचर है यहाँ पर शिमला में माइनस में पहुंच गया है। संभावनाएं पूरी बनी हुई है, मौसम पूरी तरह से बना हुआ है, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब शिमला सिटी में भी बर्फबारी हो, क्योंकि आज दिन के समय में शिमला के जो ऊपरी इलाके हैं, कुफरी की बात की जाए, फागू, नारकंडा, रोहड़ू और हाटू की तरफ का जो हिस्सा है, सब जगह पे बर्फबारी हुई है और काफी ज्यादा समस्याएं भी जिसकी वजह से हुई है। तो 6 और 7 को, जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो मौसम है वो खराब ही रहने वाला है। 8 और 9 तारीख को फिर से प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है, और मैदानी इलाकों में हम कह सकते हैं कि जो बारिश है, कि हैवी जो रेनफॉल है वो हो सकता है। तो अभी जो इतनी ज्यादा समस्या है हिमाचल प्रदेश में, जो 2 दिन में ये जो मौसम खराब हुआ है बर्फबारी की वजह से, सड़कें जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गई है, बिजली है, पानी सेवा की अगर हम बात करें वो बाधित हो गई है। तो 2 दिन में अगर हम कह सकते हैं इन समस्याओं का निपटारा अगर हो जाता है, तो आने वाले दिनों में 8 और 9 तारीख को फिर से ये जो अलर्ट जारी किया गया है, तो इसमें फिर से हम कह सकते हैं कि जो समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 8 और 9 तारीख के बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि जो मौसम है वो कुछ सामान्य होगा। उसके बाद प्रदेश में जो ये जो समस्याएं उत्पन्न होगी, उसमें धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो राहत मिलना शुरू हो सकती है। फिलहाल 9 तारीख तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, और जो ठंड है, टेम्परेचर है, वो भी इसी तरह से कम होता रहेगा। और उम्मीद जिस तरह से सभी लोग जता रहे हैं कि शिमला सिटी में स्नोफॉल हो फिर से, जिसका काफी लंबे अरसे से लोगों को इंतजार है, देखते हैं स्नोफॉल होता है या नहीं। अगर रात के समय में या कल सुबह के लिए यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर दिखेगी, तो जरूर हम उसको लेकर आप तक जो अपडेट है वो जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप हम दोनों को इजाजत दीजिए, कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट को लेकर। तब तक आप इसी तरह से बने रहिए शिमला के केसरी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।